हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रेटजीज टू द पॉइंट। और आज हमारा टॉपिक है वीक 49 और वीक 50 के सारे करंट अफेयर्स जो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए हैं उनको एमसीक्यू के रूप में पढ़ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, भारत की अर्ध शुष्क घास भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो पहले आप इसको सॉल्व करो। देखिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल दो। यानी कि इसकी व्याख्या आप देखते हैं। देखो, कथन एक गलत है कि घास भूमियों का अधिकांश बायोमास भूमि के नीचे रूट बायोमास होता है, इसलिए आग से एसओसी प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो कथन एक में जो था वो गलत हो जाएगा। इसलिए कथन दो सही है, क्योंकि महाराष्ट्र के मालसीरस क्षेत्र में कैंपा फंड से घास भूमि पुनर्स्थापन हुआ और एसओसी में 21 से 50% की वृद्धि जो है दर्ज की गई। कथन तीन गलत है, क्योंकि प्रोसोपिस जूलिफोरा एक आक्रामक प्रजाति है, इसको एक इन्वेसिव प्रजाति बोलते हैं, जिससे बन्नी क्षेत्र की घास भूमि को जिसने नुकसान पहुंचाया है। तो कथन तीन गलत हो जाता है। कथन चार भी गलत है, क्योंकि आईपीसीसी बताता है कि मिट्टी में वायुमंडल और जैव समूह दोनों से अधिक कार्बन संग्रहित होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा केवल कथन दो जो है वो सही होता है, और इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, दूसरा सवाल है, कॉस्मिक फिलामेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो आप इसको पहले हल करो। देखो, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटमेंट दो और स्टेटमेंट तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, तो इसकी व्याख्या है कि कथन एक गलत है। फिलामेंट जो है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। ये सैकड़ों मिलियन वर्ष लंबे हैं, सैकड़ों मिलियन प्रकाश वर्ष लंबे हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष हम जानते हैं कि लाइट ईयर बोलते हैं इसको, और एक जो लाइट ईयर होता है वो एक 365 इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि एक एक साल में जो है ये कितना दूर जा सकती है। ठीक है, एक साल में कितना दूर जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका लाइट ईयर का परिभाषा। फिर कथन दो जो है हमारा वो सही है, क्योंकि गैस और आकाशगंगाएं फिलामेंट्स के माध्यम से बड़े क्लस्टर्स की ओर प्रभावित होती हैं। कथन तीन भी सही है कि फिलामेंट्स डार्क मैटर और गैस के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण और संकुचन से बनते हैं। तो कथन दो और तीन सही होता है। कथन चार गलत है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड के शोध में लगभग 50 मिलियन प्रकाश वर्ष लंबा घूमता हुआ फिलामेंट पाया गया है, जैसा कि न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से उसको देख सकते हो। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर कि भारत में ब्रेन स्टेम डेथ यानी बीएसडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए आप इसको पहले सॉल्व करिए। देखो, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो तीन और चार। ठीक है, स्टेटमेंट दो तीन और चार। चलो अब इसको व्याख्या डिटेल में देखते हैं। कथन एक गलत है। 1969 एक्ट में भी परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ की परिभाषा है, जो ब्रेन स्टेम डेथ को क्या करती है, मान्यता देती है। तो कथन एक गलत हो जाता है हमारा। कथन तो सही है कि यही वाक्यांश बीएसडी और कार्डियक डेथ दोनों स्थितियों पर समान रूप से लागू होता है। कथन तीन भी सही है। जो थॉटा एक्ट है, THOTA, ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट बोलते हैं इसको, के तहत बीएसडी यानी कि ब्रेन स्टेम डेथ प्रमाण पत्र मृत्यु पंजीकरण के लिए पर्याप्त है। और कथन चार भी सही है। इसका जो रूल नंबर 5 है वो कहता है कि ब्रेन स्टेम डेथ यानी कि बीएसडी प्रमाणन पहले होना चाहिए, सहमति जो है वो बाद में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी, कथन दो तीन और चार सही हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत में ऑर्गन डोनेशन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधार के रूप में लेख में सुझाया गया है। दरअसल यहाँ पर जो है लेख का मतलब है कि जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था उसी से। ठीक है, चलिए आप इसको पहले पॉज करके सॉल्व करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दो और तीन।
देखो इसकी व्याख्या है कि रूल 5 जो है ना, रूल 5 की भावना के अनुरूप सभी आईसीयू अस्पतालों में ब्रेन स्टेम डेथ परमाणु की अनुमति देने की आवश्यकता है। ठीक। कथन 2 जो सही है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, यानी कि ए बोलते हैं इसको, शॉर्ट में मैंने लिख दिया ए। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से डॉक्टरों की पूर्व अनुमोदन आवश्यकता को हटाना व्यावहारिक सुधार माना गया है। कथन 2 सही है, 1 सही हो गया, 2 सही हो गया, 3 भी सही है कि मृत्यु प्रमाण पत्र अधूरा न रहे, इसलिए फॉर्म नंबर 10 जो था, टाइम ऑफ डेथ जोड़ा जाना आवश्यक है। तो 3 भी सही हो जाता है, 4 गलत है। लाइव डोनर ऑर्गन हार्वेस्ट केवल पंजीकृत ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल्स में ही होना चाहिए, किसी दूसरे हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। ठीक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 2 3 सही होता है। आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल में। निम्न में से कौन सा कथन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि बीसीआई के संदर्भ में सही है? इसको पॉज करो और इसको सॉल्व करो। चलो, इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। ठीक है, यानी कि बीसीआई यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस संबंधी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को डिजिटल कमांड में बदलकर बाहरी उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है। चलो इसको जो है व्याख्या देखते हैं डिटेल में। देखो, कथन एक गलत है क्योंकि बीसीआई नॉन इन्वेजिव यानी ईईजी भी हो सकता है और इन्वेजिव इम्प्लांट भी, यानी कि मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, तो ईईजी के द्वारा भी हो सकता है, तो इसको नॉन इन्वेजिव बोलेंगे। ब्रेन के अंदर इसमें कुछ इम्प्लांट नहीं किया जाता है। इन्वेजिव जो होता है उसमें ब्रेन के अंदर जो है चिप इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। फिर इसके बाद है कथन 2 सही है क्योंकि बीसीआई जो है दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल कमांड में बदलकर रोबोटिक हाथ, व्हीलचेयर आदि जो है चलाता है। कथन 3 गलत हो जाता है। भारत में आईआईटी कानपुर, एनबीआरसी और आईआईएससी जैसे सरकारी व शैक्षणिक संस्थान भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रहे हैं। ठीक, तो कोई एक इसमें नहीं लगा हुआ है, बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं। कथन 4 गलत है। अभी जो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मुख्यतः चिकित्सीय उपयोग यानी कि पैरालिसिस, पार्किंसंस और डिप्रेशन आदि के लिए होता है। सैन्य उपयोग अभी केवल संभावित है, पॉसिबिलिटी है कि इसका उपयोग हो सकता है। चलो अगला सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा कारण केंद्रीय बैंकों को न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस बनाए रखने के लिए उपयुक्त रूप से समझाता है? चलो बड़ा ही अच्छा इकोनॉमिक्स का सवाल है, इसको पॉज करो और इसको सॉल्व करो। देखो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 1 यानी कि ऑप्शन ए, कि यह केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों को किसी भी दिशा में बदलने की लचीलापन देता है। चलो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि कथन 1 सही है क्योंकि न्यूट्रल स्टांस का मतलब है आरबीआई भविष्य में वृद्धि या मुद्रास्फीति दोनों में बदलाव के अनुसार दरें बढ़ा या घटा सकता है। यह जो है पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, यानी कि जो नीति में लचीलापन है वो दिखाता है ये। ठीक है, कथन तो जो है वो गलत है क्योंकि न्यूट्रल स्टांस ओवर हीटिंग का संकेत नहीं देता। न्यूट्रल स्टांस जो है वो ओवर हीटिंग का संकेत नहीं देता है, वह हॉकिस स्टांस से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर कथन 3 भी गलत हो जाता है क्योंकि न्यूट्रल स्टांस दोनों लक्ष्यों ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन को क्या करता है, वो संतुलित करता है। कथन 4 भी गलत हो जाता है क्योंकि न्यूट्रल स्टांस भविष्य की दिशा खुली छोड़ता है, तय नहीं करता है। ठीक है, तो कथन 1 हमारा बस सही होता है, बाकी सब गलत हो जाता है, तो ऑप्शन ए हमारे तरफ सही हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि भारत में स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, को लागू करने के संदर्भ में सबसे बड़ी प्रणालीगत चुनौती कौन सी है? आसान सा सवाल है, पॉज करके सॉल्व करो इसको। देखो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अत्यंत कम सरकारी व्यय। ठीक है, चलो अब इसको जो है इसकी व्याख्या देखते हैं डिटेल में कि भारत का सरकारी स्वास्थ्य खर्च वैश्विक स्तर पर सबसे कम है। ठीक है ना, यूनियन बजट का लगभग 2% ही है बस, और पर कैपिटा मात्र लगभग $25 ही है। ठीक है, और यही कारण है कि पब्लिक सिस्टम जो है कमजोर है, निजी क्षेत्र पर निर्भरता क्या होती है, बढ़ जाती है, जिस वजह से और लोगों का आउट ऑफ पॉकेट खर्च अधिक रहता है।
ठीक, क्योंकि निजी क्षेत्र में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा खर्चा लगता है। फिर विकल्प ए जो है गलत हो जाता है, क्योंकि समस्या जो है निजी अस्पतालों की संख्या नहीं बल्कि नियमन यानी कि जो रेगुलेशन है और अफोर्डेबिलिटी है, यानी कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जितना पैसा होगा उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो रेगुलेशन और अफोर्डेबिलिटी जो कि गरीबी से जुड़ी हुई है। तो विकल्प सी भी गलत हो जाता है फिर, कि भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, अधिकता नहीं है। बिल्कुल, यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है जिस वजह से ऐसी दिक्कतें और आती हैं। विकल्प डी भी गलत हो जाता है, क्योंकि दवाओं पर अत्यधिक नियंत्रण नहीं बल्कि कम नियंत्रण है। 80% दवाएं जो हैं वो प्राइस कंट्रोल से क्या है, बाहर है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में डिसेबिलिटी जस्टिस फ्रेमवर्क को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो पॉज करके इसको सॉल्व करो पहले। देखो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कि यह मॉडल व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक राजनीतिक संदर्भ और बहुस्तरीय अन्यायों को केंद्र में रखकर केयर को पुनर्परिभाषित करता है। चलो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि डिसेबिलिटी जस्टिस फ्रेमवर्क मानसिक स्वास्थ्य को गरिमा, सामाजिक न्याय, संबंध, आर्थिक राजनीतिक संदर्भ और विविधता से जोड़कर देखता है। ऑप्शन ए जो है गलत हो जाता है। यह डिफिसिट मॉडल का दृष्टिकोण है जिसे आर्टिकल ने क्रिटिक किया है। ठीक है ना, आर्टिकल जो है दरअसल उसको क्रिटिक करने का मतलब मेरा ये है कि उसको ज़्यादा दिखाया है। ठीक है ना, ज़्यादा इस पर फोकस्ड है। फिर ऑप्शन सी गलत है, यह केयर को केवल क्लिनिकल ट्रीटमेंट तक सीमित करने के विरुद्ध है। ध्यान रहे, यह केयर को सिर्फ क्लिनिकल ट्रीटमेंट तक करने के विरुद्ध है। ऑप्शन डी गलत है, यह मॉडल डिस्ट्रेस को व्यक्तिगत कमजोरियां कमजोरियां नहीं बल्कि बहुस्तरीय अन्यायों से जोड़कर देखता है। ध्यान रहे कि एक डिसेबिलिटी जो है, मेंटल डिसेबल को जनरली लोग समाज में बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि उसमें यह बताया गया था कि उसको समाज से जोड़ने की जो है कोशिश करनी चाहिए, और ना कि उसको एक अलग तरह से ट्रीट करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को गरिमा, सामाजिक न्याय, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब लिखा हुआ, न्याय, संबंध, आर्थिक राजनीतिक संदर्भ और विविधता से जोड़कर देखना है। तो इसी को बोलते हैं डिसेबिलिटी जस्टिस फ्रेमवर्क। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वंदे मातरम के ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भ के संपूर्ण सत्य को प्रतिबिंबित करता है। अभी तो बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है एक तरह से, तो इसलिए इसको आप जो है ऑप्शन इसको पॉज करो और सॉल्व करो। चलो देखते हैं, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा, कि विकल्प बी और सी दोनों पूर्णतः सही है। क्या है, ए बी, वंदे मातरम मूल रूप से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला के मिश्रित रूप में लिखित आनंद मठ उपन्यास का भाग है, हम सभी जानते हैं बात। और इसका प्रथम पाठ 1870 के दशक में हुआ माना जाता है। ठीक, 1947 में संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का पूर्ण राष्ट्रगान तो नहीं परंतु राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया है, तथा इसके केवल पहले 2 पदों पर गाने योग्य माना गया। ठीक, यानी कि एक तरह समझना कि राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगीत है हमारा ये वंदे मातरम, और राष्ट्रगान नेशनल एंथम है वो है जन गण मन। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी जो है पूर्णतः सही हो जाते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि विकल्प ए गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में वंदे मातरम का गायन अवश्य किया था, परंतु उन्होंने इसे राष्ट्रगान बनाने का सुझाव नहीं दिया था। ठीक, फिर भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है जिसे टैगोर ने ही रचा है, अतः यह कथन आधा सच होकर भी तथ्यात्मक रूप से क्या है, गलत हो जाता है। विकल्प भी सही है, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। यह उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 का हिस्सा है। इसकी भाषा संस्कृत प्लस तत्सम बांग्ला के मिश्रित रूप में है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा जो है संस्कृत और तत्सम बांग्ला के मिश्रित रूप में है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना 1870-76 के बीच भी मानी जाती है। और विकल्प सी भी सही हो जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मान होगा। इसके केवल पहले 2 पद जो पूरी तरह संस्कृत में है गाए जाने योग्य माने गए। ठीक है, तो जो 2 पद हैं वही संस्कृत में गाने जाने योग्य माने गए, तो इसी को हम लोग जो है राष्ट्रगीत के रूप में आज मानते हैं। ये ध्यान में रखना, ये बहुत मुझे लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में रहा था इस बार।
चलो आगे, पश्चिमी ट्रैगोफैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो अब इसको पॉज करके हल करो। देखो इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक एवं दो। ठीक है, कि पश्चिमी ड्रैगोफॉन की संपूर्ण जंगली आबादी को लगभग एक ही सब पॉपुलेशन माना जाता है। फिर सहारान फिजेंट्री में सफल कैप्टिव ब्रीडिंग के बावजूद प्रजाति का दीर्घकालिक संरक्षण मुख्यतः उसके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा पर ही निर्भर करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इसकी व्याख्या, कथन एक सही है क्योंकि IUCN के अनुसार पश्चिमी ट्रैगोफॉन की पूरी शेष आबादी एक ही सब पॉपुलेशन मानी जाती है, जिससे अत्यंत संवेदनशील प्रजाति बन जाती है। कथन दो भी सही है कि विशेषज्ञों के अनुसार एक्स साइटो यानी कि कैप्टिव ब्रीडिंग केवल एक बीमा नीति है, ठीक है ना, बीमा पॉलिसी है। दीर्घकालिक संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास यानी कि इन साइटो पर निर्भर करता है। ठीक, कथन तीन गलत है कि 2020-21 के री इंट्रोडक्शन ट्रायल में एक पक्षी लगभग एक वर्ष तक जंगल में जीवित रहा था, इसलिए कथन तथ्यात्मक रूप से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और कथन तीन में ऐसी बात नहीं की गई थी इसीलिए। अब आते हैं अगले सवाल पर कि PM 2.5 का सबसे प्रमुख स्वास्थ्य प्रभाव क्या है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है PM 2.5, इसको चलिए सॉल्व करिए आप। देखो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी वो सही हो जाएगा कि हृदय, श्वसन और तंत्रिका पर इसका जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। छोटी सी व्याख्या है कि PM 2.5 रक्त यानी ब्लड, फेफड़े, लंग्स और मस्तिष्क ब्रेन तीनों को प्रभावित करता है, जिससे ध्यान रखना इन तीनों को प्रभावित करता है और इनकी वजह से हृदय रोग, अस्थमा, COPD और संज्ञानात्मक समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं। ठीक, चलो आगे, भारत में वायु प्रदूषण को अदृश्य महामारी कहे जाने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है। चलिए अब इसको जो है पॉज करके सवाल करिए। देखो क्योंकि इसके स्वास्थ्य प्रभाव धीरे धीरे और व्यापक सामने आते हैं, ठीक है ना, इसीलिए तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है इस वजह से। अब आगे आते हैं कि व्याख्या क्या है इसकी, वायु प्रदूषण के प्रभाव तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक होते हैं। इसमें क्या क्या असर होता है, जीवन प्रत्याशा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें जो है कमी होती है, हृदय रोग होते हैं, न्यूरोलॉजिकल क्षति होती है, इसलिए इसे अदृश्य महामारी कहा गया है। धीरे धीरे बहुत कुछ ये डैमेज कर देता है इस वजह से। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि कैरोटिड धमनियों के से संबंधित स्ट्रोक जोखिम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। चलो आप इसको जो है पहले हल करो पॉज करके। देखो इसका जो है उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि गंभीर लेकिन लक्षणहीन कैरोटिड संकुचन की समय रहते पहचान स्ट्रोक की रोकथाम में सहायक हो सकती है। चलो अब आगे आते हैं। इसकी व्याख्या है कि कैरोटिड धमनियों का संकुचन प्राय लक्षणहीन होता है, कुछ इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन प्लाक फटने या थक्का बनने पर अचानक जो है स्ट्रोक हो सकता है। तो क्रेस्ट 2 जैसे अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि गंभीर लेकिन लक्षणहीन मामलों की पहचान की समय पर पहचान और उचित हस्तक्षेप जैसे स्ट्रेटनिंग स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता है। ठीक, अब कैरोटिड डॉपलर जांच सभी के लिए नहीं बल्कि जोखिमग्रस्त व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है और केवल जीवन शैली सुधार से सभी मामलों में संरचनात्मक संकुचन समाप्त नहीं होता। तो ये इसकी जो है व्याख्या हो गई। चलो अब आगे देखते हैं। 14वां सवाल है कि ह्यूमन रेटेड प्रक्षेपण यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो इसको पॉज करके पहले सॉल्व करो। देखो इसका जो है स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही हो जाएगा कि FAA अमेरिका में मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए चालक दल की सुरक्षा प्रमाणित करता है और LVM-3 जो है को ह्यूमन रेटेड किए जाने के बाद HLVM-3 कहा जाएगा। तो जो है इसका ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा।
चलो अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि कथन एक सही है कि ह्यूमन रेटिंग का मूल आधार ही रिडंडेंसी और एस्केप सिस्टम है, ठीक है ना। फिर कथन दो गलत है कि FAA केवल सार्वजनिक सुरक्षा हेतु लाइसेंस देता है, चालक दल की सुरक्षा नासा प्रमाणित करता है। ध्यान रहे, FAA जो एजेंसी है वो केवल सार्वजनिक सुरक्षा हेतु लाइसेंस देता है, चालक दल यानी कि जो क्रू होता है ना उसका जो सुरक्षा होता है उसको प्रमाणित कौन करता है, नासा। और कथन तीन सही है कि ह्यूमन रेटिंग के बाद LVM-3 को HLVM-3 कहा जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि ह्यूमन रेटिंग की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलो अब इसको पहले पॉज करके सॉल्व करो। देखो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि मानव अंतरिक्ष उड़ान में स्वीकार्य जोखिम स्तर जो है सुनिश्चित करना, ठीक ना। चलो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये कहती है कि ह्यूमन रेटिंग का उद्देश्य मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके लिए जोखिम को एक स्वीकार्य सीमा जैसे नासा के अनुसार 0.2% तक सीमित किया गया है। इसका उद्देश्य ना तो लागत घटाना और ना ही पेलोड बढ़ाना है, ठीक है ना। जो क्रू है उसकी सुरक्षा के लिए ये किया गया है ह्यूमन रेटिंग की व्यवस्था। तो ये लगभग कितनी है, 0.2% स्वीकार्य है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल के वर्षों में यदि किसी देश के शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FPI) की भूमिका घटती जाए और घरेलू अ, बचत या खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ती जाए तो निम्न में से कौन से प्रभाव तर्कसंगत रूप से उत्पन्न हो सकते हैं। देखो इसी तरह के MCQs जो है UPSC में आते हैं इकोनॉमिक्स पर। चलिए आप इसको पहले पॉज करके आराम से सॉल्व करिए। देखो इसका जो है उत्तर हो जाएगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4, यानी कि 1, 2 और 4। देखो वैश्विक पूंजी प्रवाह में उतार चढ़ाव के कारण होने वाली अस्थिरता में कमी आएगी। केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ है RBI को मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी संचालन में अधिक लचीलापन मिलेगा। फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस और निवेशक संरक्षण की आवश्यकता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये 3 प्रभाव जो है देखने को मिलेंगे जो तुरंत उत्पन्न होंगे, ऐसा। फिर इसकी व्याख्या और देखते हैं डिटेल में कि कथन एक जो है सही है, क्योंकि घरेलू पूंजी पर आधारित बाजार जो है विदेशी पूंजी के अचानक निकलने यानी कि कैपिटल फ्लाइट जिसको बोलते हैं, जो विदेशी पूंजी निकल जाएगी से कम प्रभावित होते हैं, जिससे अस्थिरता क्या होती है, घटती है। फिर कथन दो सही है कि जब अर्थव्यवस्था अत्यधिक FPI पर निर्भर नहीं होती तो केंद्रीय बैंक यानी कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट्स, ऋण वृद्धि और मुद्रास्फीति पर अधिक स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, क्योंकि मनी पर यानी पैसे पर किसका नियंत्रण हो जाएगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा खुद के पैसे पर RBI का ही, हमारे केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होगा। इस वजह से उसको कंट्रोल ज़्यादा कर पाएगी, तो मुद्रास्फीति, ऋण वृद्धि और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी कंट्रोल होंगे। फिर कथन 3 गलत है, क्योंकि खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी अपने आप जोखिम का समान वितरण नहीं करती। अनुभवहीन निवेशकों पर जोखिम अधिक केंद्रित हो सकता है, ठीक है। कथन 4 सही है, क्योंकि जब घरेलू बचतें बाजार की रीढ़ बनती हैं तब निवेशक संरक्षण, पारदर्शिता और कॉरपोरेट गवर्नेंस और अधिक क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो कथन ऑप्शन नंबर बी यानी कि कथन 1, 2 और 4 सही हो जाता है। अब आगे आते हैं। 17वां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में प्रयुक्त निम्न तकनीकी शब्दों पर विचार कीजिए। चलो इसको सॉल्व करो आप। देखो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, ठीक है ना। रूल्स ऑफ ऑरिजिन होगा, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA होगा और फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स NTBs होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि देखो रूल्स ऑफ ऑरिजिन क्या है। यह यदि यह कमजोर हो तो तीसरे देश के सस्ते उत्पाद जो है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साझेदार के माध्यम से घरेलू बाजार में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और इससे क्या होता है,
इससे ये होता है कि आयात बढ़ता है, ठीक है। और म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA, ये क्या है? यह है यदि गुणवत्ता मानकों और प्रमाणनों की पारस्परिक मान्यता नहीं हो तो निर्यातक देश को अतिरिक्त लागत जो उठानी पड़ती है, और इससे क्या होता है, इससे निर्यात सीमित रहता है। फिर तीसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये क्या है? देखो, मानक यानी स्टैंडर्ड, तकनीकी नियम, टेक्निकल जो रूल्स हैं, लाइसेंस आदि टैरिफ के बिना ही व्यापार को क्या करते हैं, ये रोक देते हैं। देखो, एक होता है कि किसी के सामान को अपने देश में आने से रोकने के लिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा दो, तो वो सामान यहाँ पर बिकेगा नहीं, तो सामान यहाँ पर आएगा ही नहीं फिर। तो एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि स्टैंडर्ड ऐसे तय कर दो, तकनीकी टेक्निकल नियम ऐसे लगा दो, और लाइसेंस ऐसे ऐसे मतलब लाइसेंस की डिमांड करो जो देना मुश्किल हो। ये सब क्या होता है, टैरिफ के बिना ही व्यापार को रोक देते हैं, और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि FTA का लाभ असमान रहता है, ठीक है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ असमान रहता है। फिर CBAM 4 क्या है? यह इस मतलब कथन 4 में जो जिक्र आया था CBAM का, वो है कि यह मुख्यतः यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाया गया पर्यावरण आधारित उपाय है। यह व्यापार घाटे का सामान्य कारण नहीं बल्कि एक विशिष्ट नियामकीय चुनौती है, ठीक ना। चलो, अब इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में निम्नलिखित में आंतरिक शिकायत समिति इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो, अब इसको 5 सेकंड पॉज करो और इसको हल करो। देखो, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 1 और कथन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर A। ICC का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत अनिवार्य है, और ICC में अध्यक्ष पद पर किसी महिला कर्मचारी का होना ये भी अनिवार्य है। तो कथन 1 और 2 सही हो जाता है। अब आगे इसकी व्याख्या देखते हैं कि कथन 1 सही है कि पॉश अधिनियम जो था POSH 2013 के तहत प्रत्येक कार्यस्थल पर ICC का गठन करना अनिवार्य है। फिर कथन 2 सही है, ICC के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से महिला होती है। फिर कथन 3 गलत है, ICC निजी और सरकारी दोनों प्रकार के कार्यस्थलों पर लागू होती है, ठीक है ना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल है, हिंद महासागर क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो, इसको जो है पॉज करके आप पहले सॉल्व करो। देखो, इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलो, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो, कथन 1 सही है, ब्लू इकोनॉमी का मूल उद्देश्य टिकाऊ उपयोग के साथ समावेशी आर्थिक विकास है। कथन 2 भी सही है कि BBN यानी कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन उच्च समुद्रों में जैव विविधता संरक्षण और न्याय संगत लाभ साझाकरण पर क्या है, केंद्रित है। कथन 3 गलत है, यानी कि IUU जो है इरेगुलर, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग मत्स्यन आजीविकाओं, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। चलो, अब अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी CFT के संदर्भ में सही है। चलो, पॉज करके इसको सॉल्व करो। देखो, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि कथन 1 और 2। चलो, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या ये कहती है कि कथन 1 सही है क्योंकि CFT का प्रयोग क्रिटिकल फेनोमेना के अध्ययन में किया जाता है, ठीक ना। एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल आया था रामानुजन और उनके उनसे रिलेटेड कुछ, तो उसी पर आधारित है कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी। तो कथन 1 सही होता है। कथन 2 जो है ये भी सही है, क्योंकि जो आर्टिकल था उसमें ये बताया गया था कि रामानुजन के पाई सूत्र, जो पाई फार्मूलाज थे, उनके बहुत सारे फार्मूलाज दिए थे उन्होंने पता करने के लिए कि गणितीय संरचना, जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, कुछ CFT कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी संरचनाओं से मेल खाती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि CFT का उपयोग केवल द्रव गैस परिवर्तन तक सीमित नहीं है, इसका प्रयोग जो है स्ट्रिंग थ्योरी और ब्रह्मांडीय मॉडलों में भी होता है, ठीक ना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रिस्पर Cas9 तकनीक से संबंध के संदर्भ में सही है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ये वर्ड क्रिस्पर Cas9 तकनीक। चलो, इसको पॉज करके पहले सॉल्व करो।
देखो इसका जो है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 ये सही हो जाएगा, जिसका मतलब है ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये है कि कथन 1 सही है, क्रिस्पर Cas9 एक अत्यंत जो है वो सटीक जीन संपादन तकनीक है। कथन 2 ये गलत है, इसका उपयोग जो है पौधों के साथ साथ पशुओं और मनुष्यों में भी अनुसंधान व उपचार हेतु क्या किया जा रहा है। और कथन 3 भी सही है, LCA जैसे आनुवांशिक नेत्र रोगों में क्रिस्पर पर आधारित परीक्षण किए जा चुके हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया न्यूनतम आयु कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो अब इसको पहले पॉज करो और इसको हल करो। चलो इसका जो उत्तर हो जाए, इसमें ऑप्शन नहीं दिए ना, चलिए कोई बात नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा और ये कथन 1 जो है पहला सही हो जाएगा, कथन 2 भी सही हो जाएगा। ठीक है, नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर भारी आर्थिक दंड का प्रावधान है और यह कानून 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट रखने से रोकता है, भले ही माता पिता की सहमति हो। चलो अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या ये कहती है कि कथन 1 सही है, कानून माता पिता की सहमति के बावजूद 16 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध लगाता है। कथन 2 सही है, अनुपालन न करने पर जो है वो 49.5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलियन तक का जुर्माना हो सकता है कंपनियों पर। ध्यान रखना जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एक्सेट्रा, इन सब पर। कथन 3 गलत है, चेहरे की पहचान अनिवार्य नहीं है, आईडी, वीडियो, सेल्फी या अन्य आयु अनुमान विधियां भी विकल्प हैं इसकी। ठीक है ना, चलो तो इस तरह से हमारा जो है ये आज का सीरीज खत्म होता है। इस पर दोनों वीक्स के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे मैंने डाल दिए थे, और जो कुछ भी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है कमेंट, आप उस पर जो है कमेंट करिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।